हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 में सेट नंबर 3 को। इसमें 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ हमारा वॉल्यूम 1 जिसमें 24 प्रैक्टिस सेट थे वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग में से अगर किसी ने भी मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। आप ही लोग के लगातार डिमांड पे वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट कर दिया गया है और किरण पब्लिकेशन का भी वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर दिया गया है। तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। सारे का प्लेलिस्ट अच्छे से बना हुआ है और इसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 3 को। सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के झांगझू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो एशियाई पैरा खेल जो है ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? चाइना के हांगझू में आयोजित हुआ था और इसमें भारतीय टीम ने कुल 29 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 111 पदक कुल भारत ने जीते हैं। टोटल नंबर है 111 जिसमें 29 स्वर्ण पदक है। ये अभी तक के इतिहास में भारत के द्वारा एक वर्ष में सबसे सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने का ये रिकॉर्ड है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 29 स्वर्ण, 31 रजत और 55 कांस्य है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक बस 2022 में ही ऐसा हुआ है। तो 2022 के एशियाई खेल में, पैरा एशियाई खेल में भारत ने 29 गोल्ड मेडल जीतकर कुल 111 पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो इसको याद रखेंगे। और इसका आदर्श वाक्य क्या था एशियाई पैरा खेल 2022 का? तो हार्ट मीट ड्रीम्स साइन। इसका जो स्लोगन था ये था हार्ट मीट्स और ड्रीम साइंस। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है? तो भारतीय मूल की कौन महिला है जिनको ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है नंदिनी दास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया के लिए इनको ये पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। कोटिंग इंडिया इनकी पुस्तक है, कोटिंग इंडिया। तो ये ध्यान में रखेंगे कि किस चीज़ के लिए इनको ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ मिला है। तो कोटिंग इंडिया पुस्तक के लिए मिला है और ये भारतीय मूल की ब्रिटिश है। 3, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से है? तो गरबा नृत्य का संबंध जो है ये गुजरात राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये भी ध्यान में रखना है कि यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में गरबा को शामिल किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये कि इसको यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया हुआ है और इसका संबंध गुजरात राज्य से है। 4, उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है उसे जानते हैं हम सैन्य सीमांक रेखा से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसको याद रखेंगे। 49 डिग्री पैरेलल रेखा ये किन दो देशों के बीच में है? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। और रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में जो ये सैन्य सीमांक रेखा है, इसी सैन्य सीमांक रेखा को 38 डिग्री समानांतर रेखा भी कहते हैं। 38 डिग्री समानांतर रेखा, इसी रेखा को, सैन्य सीमांक रेखा को। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ ले कि मैकमोहन रेखा ये किन दो देश के बीच में है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और मैनीगाट रेखा, मैनी नॉट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। तो इन सभी बात को याद रखेंगे। 5, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? तो भूटान की सीमा जो है ये ओडिशा से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओडिशा क्या एक तटीय राज्य है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इससे भूटान की सीमा नहीं लगती है। असम से, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से, इन सभी से भूटान की सीमा लगती है। और भारतीय राज्यों में सबसे अगर पूछ ले कि भारतीय राज्य में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये गुजरात राज्य जो है इसका तटरेखा जो है ये सर्वाधिक लंबा है। 1214 किलोमीटर का तटरेखा है गुजरात राज्य के पास।
तो इन सभी बात को आप ध्यान में रखेंगे। और सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला राज्य कौन सा है, तो हमारा जो ये उत्तर प्रदेश है, ये यूपी, इसमें सर्वाधिक राज्य की सीमाएं लगती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से स्टैटिक क्वेश्चन है ये सब, इसको आप याद जरूर रखेंगे। और एक और क्वेश्चन स्टैटिक में आ जाएगा कि ये त्रिपुरा इकलौता राज्य है जो 3 तरफ से किससे घिरा, तो म्यांमार से घिरा है, ये भी याद रखेंगे। नाउ 6 नंबर, किस देश या भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था, तो कामरूप जो है ये किसका प्राचीन नाम है, तो ये आसाम का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। श्रीलंका का प्राचीन नाम पूछ ले तो क्या हो जाएगा, शिलोन, श्रीलंका को शिलोन के नाम से जाना जाता था, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ओडिशा में एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है, तो जगन्नाथ मंदिर है, सूर्य देवता का जगन्नाथ मंदिर, जिसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओडिशा का जो सूर्य मंदिर है उसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। 7, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है मिजोरम राज्य को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। और मिजोरम राज्य के रूप में कब स्थापित हुआ था, 1987 में हुआ था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और मिजोरम की राजधानी क्या है, तो मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। 8, विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है, तो विद्या पिल्लई का संबंध जो है ये किस खेल से है, तो स्नूकर से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इन्होंने अभी हाल ही में IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। स्नूकर के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी, जिन्होंने 26 बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप भी जीती है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 26वीं बार उन्होंने 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, बिलियर्ड्स को ही स्नूकर कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पंकज आडवाणी, इनका संबंध अगर कभी पूछ ले कि ये किस खेल से है, तो इनका भी संबंध स्नूकर से ही है। 9, मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, तो मंगल ऑर्बिटर मिशन को मंगलयान में किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो ये वर्ष 2013 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसको किस रॉकेट से भेजा गया था, मंगल ऑर्बिटर मिशन को इसको भेजा गया था PSLV C-25 से, ये भी ध्यान में रखेंगे। और अभी क्या है, अभी रिसेंट करेंट न्यूज में क्या है, तो चंद्रयान 3 है, तो चंद्रयान 3 की अगर लॉन्चिंग पूछ ले तो वो 14 जुलाई को होगी। अभी तक 3 बार चंद्रयान मिशन हो चुका है भारत का, एक बार हुआ था वर्ष 2008 में, उसके बाद कब हुआ था, वर्ष 2019 में, उसके बाद हुआ है वर्ष 2023 में। तो अभी तक भारत का 3 चंद्रयान मिशन है। और इन सभी ये जो मिशन है ये सब किसके द्वारा किया जाता है, तो हमारे संगठन इसरो के द्वारा किया जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है ये सब मिशन लॉन्च, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 10, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष 1913 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इनको क्यों मिला था, तो गीतांजलि साहित्य के लिए इनको वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारे भारत के एक अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और अगर आपसे ये पूछ ले कि वर्ष 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो ईरान की मानवाधिकारी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को मिला है, जो कि अभी वर्तमान में जेल में बंद है। तो ये जो 2023 शांति का नोबेल पुरस्कार है वो ईरानी मानवाधिकारी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को मिला है। और अगर ये कभी पूछ ले क्वेश्चन में कि नोबेल पुरस्कार ये कब से प्रदान किया जाता है, तो ये वर्ष 1901 से ये दिया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 11, प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं, तो पोस्ट ऑफिस पुस्तक जो है ये किसकी पुस्तक है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी पुस्तक कौन सी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के ही आनंद मठ में, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही आनंद मठ लिखा गया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। विष्णु शर्मा की कौन सी पुस्तक है, बहुत फेमस है, पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा की पुस्तक है, बहुत ही फेमस है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 12, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी जो है ये है पुत्रजया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
और मलेशिया की राष्ट्रीय राजधानी वो क्या है, तो वो है कुआलालंपुर उसकी राष्ट्रीय राजधानी है और प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और मलेशिया का पुराना नाम क्या था, तो मलेशिया का पुराना नाम मलालन यूनियन था, मलालन यूनियन ये मलेशिया का पुराना नाम था, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। 13 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, और भारतीय मुख्य भूमि के किस तरफ स्थित है, तो ये मान लेते हैं ये इंडिया है और ये अंडमान निकोबार यहाँ पे स्थित है। तो इसको ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो ये किस तरफ हो जाएगा, स्थित हो जाएगा, तो ये स्थित हो जाएगा साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिणी पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था भारत का, तो 1 नवंबर 1956 को ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 14 किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है, तो महालक्ष्मी योजना को तेलंगाना राज्य ने लागू की है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये क्या है, तो बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करना है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसकी शुरुआत 2023 में की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। हाल ही में तेलंगाना में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण भी किया गया है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर जो है ये तेलंगाना राज्य में है। और वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। 15 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है, तो भारत और किस देश के बीच में ये लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम, तो ये किया गया है भारत और कोरिया के बीच में। कोरिया मतलब कौन सी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। नॉर्थ कोरिया तो तानाशाह है, चाइना की इन्फ्लुएंस में रहती है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वहाँ पे अगर कोरिया हो तो आपको यही समझना है कि दक्षिणी कोरिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने भारत और कोरिया के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डाटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अभी क्या है, इसके आगे अब जो भी क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के हैं ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखेंगे GK और GS साइंस करेंट अफेयर्स, ये सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। 31 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया है, तो मिस वर्ल्ड 2023 जो है इसका आयोजन किस देश में हुआ है, तो ये हुआ है भारत में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और ये भारत के कहाँ हुआ है, तो भारत के कश्मीर में हुआ है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 32 वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भोगवा नदी पर स्थित है। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, ये भगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और लोथल की खोज वर्ष 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और लोथल जो है यह एक डॉकयार्ड सिटी हुआ करता था, यानी कि पत्तन शहर, जहाँ मतलब जो समुद्र, अब लोथल क्या है, ये समुद्र के किनारे है गुजरात, तो यहाँ से क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन होता था फॉरेन की ओर, मतलब व्यापार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का यानी हड़प्पाकालीन जो वासी थे इनका व्यापार विदेशियों के साथ भी होता था, तो इसके प्रमाण हमें लोथल से ही मिले हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट 33 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन जो है ये वर्ष 1920 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इसको वापस कब ले लिया गया था, तो इसको वापस ले लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा हत्याकांड होने के बाद गांधी जी निराश होकर इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी पे केस हो जाता है और गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से गांधी जी को 1924 में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद तुरंत गांधी जी फिर लाइमलाइट में जाते हैं और कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1924 में। तो ये सब आपको मेंस में पढ़ाया जाएगा, कभी आप मेंस में पढ़ेंगे BPSC के, तो ये सब बताया जाएगा कि क्यों गांधी जी 1924 में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं।
तो ये सब आपको वहाँ पे बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि 1922 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1 अगस्त 1920 को, और 12 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया गया था। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। और असहयोग आंदोलन के समय में ही गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि को भी वापस कर दिया था। केसरे हिंद की उपाधि जो है ये अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को दिया जाता था, किसी विशेष वर्ग के भारतीयों को दिया जाता था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 34, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो गांधी जी किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। और टोटल गोलमेज सम्मेलन कितना होता है? तो 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता होता है उसी समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी बात को आप याद रखेंगे। और अगर आपसे ये पूछ ले कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भारतीय भाग लेता है, तो B.R. अम्बेडकर साहब जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, और इनके साथ जतिन सप्रू भी रहते हैं। अगर आप BPSC का कभी एग्जाम देंगे तो आप 2 ऑप्शन वहाँ पे रहता है, B.R. अम्बेडकर, जतिन सप्रू, B.R. अम्बेडकर, गांधी जी, तो वहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होता। B.R. अम्बेडकर के साथ हमेशा जतिन सप्रू रहते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, BPSC के तैयारी में ये सब आपको पढ़ना होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 35 नंबर, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज दिवस जो है ये मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। क्यों? क्योंकि 5 से 11 नवंबर 1945 तक आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों R.K. सहगल, शाहनवाज तथा गुरबख्श सिंह ढिल्लन पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, जिसके बाद 12 नवंबर को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 36, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो इसमें शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो यह मणिपुरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी मयूरभंज का छऊ, चांग, भांगड़ा, ये सब क्या है? ये सब लोकल डांस है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 है। भरतनाट्यम, जिसका संबंध तमिलनाडु से है, कुचिपुड़ी, इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है, कथक, इसका संबंध उत्तर भारत से है, कथकली, इसका संबंध केरला से है, मोहिनीअट्टम, इसका भी संबंध केरला से है, मणिपुरी, इसका संबंध मणिपुर से है, ओडिसी, इसका संबंध ओडिशा से है, और सत्रिया, सत्रिया का संबंध आसाम से है। तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, तो इसको आप याद रखेंगे। 37, किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है? तो छपार मेला जो है ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये पंजाब में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिहार में कौन सा मेला होता है? तो बिहार में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर मेला, ये बिहार में आयोजित किया जाता है गंगा और गंडक नदी के संगम पे। पुष्कर मेला, ये पुष्कर मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है राजस्थान में। और दादरी मेला ये बलिया उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 38, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका केरल कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिणी में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, दूसरा है महाराष्ट्र कोंकण तट, तीसरा है कर्नाटक मंगलौर तट, और चौथा क्या है? केरल का मालाबार तट। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये कोरोमंडल तट जो है ये पश्चिमी भाग में नहीं आता है, ये पूर्वी भाग में आता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। गुजरात से गोवा तक का जो तट है इसी को कोंकण तट कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और गोवा से कर्नाटक तक के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है, और मंगलौर से कन्याकुमारी तक का जो तटीय मैदान है उसको मालाबार तट कहा जाता है। तो इसको तट को ऐसे विभाजित किया हुआ है, तो इन सभी को आप याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदान को, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के मैदान को, इस तरफ वाले को कोरोमंडल कहा जाता है। तो पूर्वी घाट पे कोरोमंडल है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सही सुमेलित नहीं है। 39, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो भारत में पहली कपड़ा मिल जो है ये बॉम्बे में संचालित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत में पहली जूट मिल
भारत की पहली जूट मिल ये कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो ये बंगाल में स्थापित हुई थी। और भारत जो है ये विश्व में दूसरा स्थान रखता है कपास उत्पादन में। पहले नंबर पे चाइना आता है और दूसरे नंबर पे भारत आता है। और जूट उत्पादन में जो है भारत विश्व में सबसे अग्रणी देश है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बांग्लादेश आता है। तो कपास में भारत का रैंक दूसरा है और जूट में भारत का रैंक पहला है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये जो है बम्बई में पहला फैक्ट्री जो है ये कब खोला गया था? तो ये 1854 में खोला गया था कावसजी डाबर के द्वारा। कावसजी डाबर व्यक्ति थे, उन्हीं के द्वारा 1854 में बॉम्बे में भारत का पहला कपड़ा मिल खोला गया था। इन सभी को आप याद रखेंगे। 40 निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो कौन सी समस्या है जो भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो ये मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा, ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 41 निम्न में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? तो म्यूनिख समझौता में किसे शामिल नहीं किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका रूस को म्यूनिख समझौते में शामिल नहीं किया गया था। ये समझौता कब हुआ था? तो ये 1938 का म्यूनिख समझौता है। इसमें 4 देश शामिल हुए थे, जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। इसमें रूस को शामिल नहीं किया गया था। जर्मनी की ओर से हिटलर एवं विदेश मंत्री रिब्बेनट्रॉप, इटली की ओर से मुसोलिनी तथा विदेश मंत्री सियानो, ग्रेट ब्रिटेन की ओर से प्रधानमंत्री चेम्बरलेन और फ्रांस की ओर से प्रधानमंत्री दलाईदीर, ये सब शामिल हुए थे। और इसमें क्या है, रूस को शामिल नहीं किया गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इस समझौते का संबंध जो है ये चेकोस्लोवाकिया से था, म्यूनिख समझौते का संबंध। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 42 निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु जो है इसका संबंध हर्यक वंश से है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। और अजातशत्रु को ही कुनिक के नाम से भी कहा जाता है। इन्होंने ही क्या किया था? युद्ध में रथमूसल और महाशीलकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। तो इनको ध्यान में रखेंगे। और ये जो है अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी को हासिल करते हैं। हर्यक वंश को इसीलिए पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि बिंबिसार के बाद अजातशत्रु और अजातशत्रु के बाद आता है उदयन, वो भी अजातशत्रु को मार के ही गद्दी हासिल करता है। तो इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। 43 निम्न में से किस वंश की शासिका रानी जिद्दा थी? रानी दिद्दा। 43 निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी? तो रानी दिद्दा जो है इनका संबंध किस वंश से है? तो ये उत्पल वंश से है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये कब गद्दी पे बैठी थी? तो ये गद्दी पे बैठी थी लगभग 950 ईस्वी में। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 44 भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ जो है ये हमें प्राप्त होता है यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वैसे अगर पूछ लिया जाए कि अंतरंजी घेरा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लोहे का प्रौद्योगिक युग की शुरुआत जो है वो उत्तर वैदिक काल को माना जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संबंध यानी कि किसी साहित्य के अंदर लोहे के बारे में चर्चा, तो वो यजुर्वेद में मिली है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 45 माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है ये असम राज्य में स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में ये माजुली द्वीप स्थित है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और ये जो है इसको माजुली द्वीप को 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज किया गया है। 63 निम्न में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जैसे अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल ये जो होता है ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं। तो इनका जो कार्यकाल है महाधिवक्ता का वो कभी फिक्स नहीं होता है। तो इनको राज्यपाल जो है वो कभी भी पद से हटा सकते हैं। और इनका जो वेतन और भत्ता है वो राज्यपाल के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 64 संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था?
तो संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और इस प्रारूप समिति को तैयार किसने किया था? तो बी.एन. राव ने किया था। ये भी ध्यान में रखेंगे। और प्रस्तावना को इनके समक्ष रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। और इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। काफ़ी लंबे समय के बाद प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। और अभी तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को। तो इनको याद रखेंगे आप। 65 बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है ये 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और इसके सदस्य में गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ला, अब्दुल बारी, रामवृक्ष पेनीपुरी और कर्पूरी ठाकुर ये सब सम्मिलित थे। अगर आपसे ये पूछ ले कि 1934 में किसका गठन हुआ था, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन ये 1934 में हुआ था। और इसके प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य कांग्रेस पार्टी के सदस्य ही होते थे। तो इन सभी बात को आप ध्यान में रखेंगे। कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिहार से जुड़ी हुई, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी इसका गठन 1931 में हुआ था और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसका गठन 1934 में हुआ था। तो दोनों में सोशलिस्ट वर्ड है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 66 पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी ये बेनजीर भुट्टो थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पूछ ले भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री वो कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। 67 म्यांमार कब आज़ाद हुआ? तो म्यांमार जो है ये आज़ाद हुआ था 4 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और म्यांमार का ही पुराना नाम क्या था? तो इसी को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। यहीं पे फेमस झील था रंगून झील। 68 रूस की मुद्रा का क्या नाम है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूरो किसकी मुद्रा है? तो ये यूरोपियन देश की मुद्रा है, यूरो। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और रियाल जो है ये ईरान की मुद्रा है। 69 हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है ये लिखी जाती है देवनागरिक लिपि में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 70 किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी और ये पंडित जवाहरलाल के द्वारा वहाँ पे स्थापित किया गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और भारत के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो व्यवस्था है इसके जनक कौन है? तो बलवंत राय मेहता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसको 11वीं अनुसूची में डाला गया और कुल 29 विषय प्रदान किए गए। तो इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। 71 पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? अभी मैंने आपको बताया है कि पंचायत और नगर पालिका ये 73वां संविधान संशोधन था और नगर पालिका का 74वां संविधान संशोधन था। इसको 12वीं अनुसूची में डाला गया और पंचायतों को 11वीं अनुसूची में डाला गया। नगर पालिका को 18 विषय प्रदान किया गया, पंचायतों को 29 विषय प्रदान किया गया। और ये दोनों संशोधन किस वर्ष इनको संविधान में शामिल किया गया था? तो ये 1993 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 72 पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है ये क्या सुनिश्चित करना है? तो ये है विकास में जन भागीदारी, सही बात है। राजनीतिक जवाबदेही, ये भी सही बात है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो ये भी सही बात है। और वित्तीय संग्रहण, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंशियल का पंचायती राज से कोई लेना देना नहीं है।
तो ये जो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही हो जाएगा कि इसमें क्या होगा कि गांव-गांव से मतलब ज़मीनी स्तर से, पंचायती राज में क्या एकदम गांव में लागू होता है, तो ज़मीनी स्तर के लोग राजनीतिक में आएंगे लोग तो सवाल करेंगे, जवाबदेही होगी, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा कि एक लेवल पे सत्ता नीचे से लेकर ऊपर तक की एक सत्ता का पैटर्न होगा पूरा कि लोग हर एक लोग को एक दूसरे को जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया था भारत के अंदर, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दक्षिणी भारत का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुन लेंगे कि दक्षिणी भारत का कौन सा राजवंश था जो पंचायती राज व्यवस्था का स्थापित किया था अपने समय में। तो चोल वंश जो है ये पंचायती राज व्यवस्था को बहुत ही अच्छे रूप से स्थापित किया था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और किस अंग्रेज ने स्थानीय स्वशासन यानी कि भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन का जनक ये किस अंग्रेज को कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दक्षिणी भारत में चोल साम्राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था और भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का जो जनक है ये हम किसको कह सकते हैं, तो लॉर्ड रिपन को कह सकते हैं, उसी के द्वारा भारत के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। 73 देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी किस योजना में, तो सर्वाधिक समृद्धि दर जो है ये प्राप्त की गई थी 10वीं योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें 7.6% का जो है ये विकास हुआ था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 74 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, तो गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया था गरीबी हटाओ का, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 75 प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसे 2014 में शुरू किया गया, तो ये सही बात है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुई है और इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभ तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना था। तो ये तीनों कथन जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तीनों कथन जो है वो सत्य है। 92 निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह का खिताब दिया था, तो फ्लाइंग सिंह के नाम से किसे जाना जाता है, मिल्खा सिंह को जाना जाता था। और इनको यह खिताब किसने दिया था, तो ये जनरल अयूब खान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये कौन थे, तो उस समय ये पाकिस्तान के तत्कालिक राष्ट्रपति थे। उन्होंने मिल्खा सिंह को 1960 के ओलंपिक के दौरान फ्लाइंग सिंह की उपाधि दी थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और मिल्खा सिंह की एक पुस्तक भी है जो उनकी आत्मकथा है, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे ये पूछ ले कि ये किसकी पुस्तक है, तो ये मिल्खा सिंह की पुस्तक है। 93 1978 से 79 ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का क्या नाम था, तो इस योजना का नाम था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ध्यान में रखेंगे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना था और इस योजना की शुरुआत 1978 से 79 के दौरान हुई थी। राष्ट्रीय विस्तार योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1953 को हुई थी राष्ट्रीय विस्तार योजना की शुरुआत। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2007 में हुई थी। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। इन सभी बात को आप याद रखेंगे। 94 भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है, तो भारत में गरीबी अनुमानों का आधार जो है वो क्या है, तो वो है परिवार का उपयोग व्यय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और गरीबी का आकलन जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो NSO नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये पेश किया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। 95 भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था, तो समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये योजना जो है ये किसके मॉडल पे आधारित था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो ये PC महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था। और उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 96 किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो जल का घनत्व जो है वो किस पे अधिकतम होता है, तो 277 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगर डिग्री सेल्सियस में पूछ ले
तो 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री 273 में अगर हम मतलब 4 जोड़ देते हैं तो ये 277 हो जाता है। केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करना होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस या 277 केल्विन पे जल का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। 97 दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखे तो इसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कैसे निकालेंगे हम, तो F बराबर G(m)(r²) ये पहला इक्वेशन है। और उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है, तो दूसरा इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, तो m के मान को 2 गुना कर रहे हैं और ये छोटे वाले m के मान को भी 2 गुना कर रहे हैं। तो फाइनल जो है F2 ये कितना हमें प्राप्त होगा, 4Gmm(r²). तो ये इसका कितना है, तो ये 4 गुना है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 98 दो समानांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है कि उनके बीच चुंबकीय बल पैदा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसलिए दो समानांतर धारावाही तार जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 99 जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो ऐसे दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, तो आणविक जाति वृत्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 100 अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो अधिवृक्क ग्रंथियां जो है ये कहाँ पे स्थित होती है, तो ये विकृक में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 101 दाद किस प्रकार की बीमारी है। तो दाद खाज खुजली जो है ये किस प्रकार की बीमारी है, तो ये फंगल इन्फेक्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 102 साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है सोडियम क्लोराइड NaCl। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको ऐसे लिखते हैं NaCl। 103 चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंड कैसे हो जाएंगे। तो ये पिंड के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के 2 पिंड के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 104 धारावाहक तार कैसा होता है। तो धारावाहक तार जो है ये कैसा होता है, तो ये न्यूट्रल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे, न्यूट्रल होता है इसलिए क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत तेजली धारा मतलब वाहित होती है, तो इसलिए इसको धारावाहक तार कहा जाता है। 122 मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मिर्गी से क्या प्रभावित होता है, तो ये मस्तिष्क जो है ये मिर्गी में प्रभावित हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 123 डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। तो डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बकवास उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। उत्परिवर्तन के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन यानी बिंदु उत्परिवर्तन, एक होता है मिसेंस म्यूटेशन और एक होता है नॉनसेंस म्यूटेशन। तो इसको नॉनसेंस म्यूटेशन कहा जाता है जिसमें डीएनए के एकल क्षारक युग्म में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 124 इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है। तो अधिकतम घनत्व इसमें किसका है, तो यह है ऑस्मियम का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका घनत्व जो है वो 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 125 निम्नलिखित में कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था। तो पहला बी विटामिन कौन था, तो ये थाइमीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। राइबोफ्लेविन ये किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन नेम है, इसको ध्यान में रखेंगे। और बायोटीन किसको कहते हैं, तो विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं। और थाइमिन की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग आप लोगों ने सुना होगा,
बेरी बेरी बस आपने ये सुना होगा विटामिन बी की कमी से, लेकिन अगर वहाँ पे ये थाइमिन दे दिया जाए तो विटामिन बी का ही नाम थाइमिन है। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि विटामिन B1 का नाम ही थाइनिक है, क्योंकि विटामिन बी में क्या है कि बी से लेके 12 विटामिन है, B1 से लेके B12 तक। तो इसमें आपको B1 B2 B3 इस तरह से याद रखना होगा। तो थाइमिन जो है ये B1 का नाम है, राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 का नाम है, बायोटीन जो है ये विटामिन B7 का नाम है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। 126 कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को आविष्य रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो ये कौन सा कोशिका अंग है? तो ये है आपका अंतर्द्रव्य जालिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी को इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम कहते हैं, ER से इसको डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। 127 यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इसका विलयन का pH क्या होगा? तो इसके विलयन का pH कितना होगा? तो ये 7 से कम होगा। 7 से कम होगा यानी कि एसिड होगा। एसिड क्या करता है? तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसी का उल्टा हो जाएगा बेस, कि लाल लिटमस को नीले में बदल देगा बेस। 128 वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो वंशागति नियम की खोज जो है ये किए थे ग्रेगर मेंडल, जेनेटिक्स के खोजक ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 129 किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो किस हार्मोन के स्राव के कारण ऐसा होता है? तो ये होता है एड्रेनालिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 130 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापतन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो कौन सा पदार्थ है जो ऊर्ध्वापतन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो यह है आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मानवों में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण और नियमन होता है, तो ये कैसे होता है? तो ये होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 132 अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है, तो इसका मात्रक क्या है? तो यह है हेनरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 133 निम्न प्रजाति में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 है? तो +6 जो है ये किसका ऑक्सीकरण संख्या है? तो इसमें जो है ये ऑप्शन 6 इसका ऑक्सीकरण संख्या +6 आएगा। ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 होता है। तो 2 दूना 4 -4 इसका हमको पता करना है, तो ये x है। और क्लोरीन का कितना होता है? -1 होता है। तो 2 ना -2 बराबर सबका क्या होता है? बराबर 0 होता है। तो x का मान कितना आएगा? यहाँ से +6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 134 समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है, तो इसका कारण क्या है? तो अभिवहन है। समुद्री तट के किनारे जो कोहरा होता है वो अभिवहन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 135 निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो दिए गए ऑप्शंस में कौन सा कथन गलत है? तो यह है ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। ट्रोजन हॉर्स मैलवेयर का एक रूप है जो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर लेता है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सिस्टम में मूल्यवान डेटा चुराना होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ट्रोजन को क्या है कि दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। ये तीनों जो है इसके बारे में ये सत्य था, ये जो है वो असत्य था, इसलिए ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आज ये हमारा सेट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 4 में। तो आप लोग को अगर इसका PDF चाहिए होगा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन का, तो वो मैं आप टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और वहाँ से क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लेंगे और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसका आंसर भी दिया जाएगा, तो आंसर भी आप मिला लेंगे। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में। तो अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। लगातार प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है इस चैनल पे, तो आप लोग लगातार बने रहिएगा। बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 4 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।